नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग, निबंध लेखन और उत्तर लेखन अपने आप में एक कला होती है और मुख्य परीक्षा में ये आपका सबसे बड़ा हथियार होती है। यहाँ पर अगर आपके अंदर एक अच्छा लेखन कौशल है तो आप बेहतर उत्तर लिख सकते हैं और बढ़िया अंक अर्जित कर सकते हैं। देखिए, जानकारी सबके पास होती है। जो प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करके गए उम्मीदवार होते हैं, जिन्हें की मुख्य परीक्षा की यहाँ टिकट मिला हुआ रहता है या प्रवेश उन्हें प्राप्त होता है, वो सभी जानकारी रखते हैं। उनके पास कुछ न कुछ अच्छा खासा नॉलेज होता है। तो इस मामले में आयोग के जो परीक्षक होते हैं, जो मुख्य परीक्षाओं की कापियों का मूल्यांकन करते हैं, वो ये नहीं जानना चाहते कि आप कितने अधिक बड़े ज्ञानी हैं या जानकार हैं। उन्हें इससे मतलब होता है कि आप कितना बढ़िया उसे एनालाइज कर पाते हैं, कितना बढ़िया उसका विश्लेषण कर पाते हैं और कितना डिटेल में उसको अच्छे ढंग से कापियों पर व्यक्त कर पाते हैं। क्योंकि वहाँ पर परीक्षक के सामने आप खुद नहीं जाएंगे, आपकी कापियाँ जाएंगी और कापियाँ जो बोलेंगी परीक्षक वही भाषा समझेगा और उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन करेगा। ऐसे में बहुत सारी कापियाँ परीक्षक के सामने होती हैं और उन सबको चेक करते करते उसके अंदर एक ऊब का भाव पैदा हो जाता है, यानी वो ऊबने लगता है। और ऐसी स्थिति में आपका ये कर्तव्य बनता है, एक अच्छे अभ्यर्थी का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी कापियों की ओर परीक्षक को अनायास ही आकर्षित करवाए। और आकर्षित करने का अच्छा तरीका ये है कि आपके अंदर एक बेहतर लेखन कौशल हो। तो आइए देखते हैं कि एक अच्छा उत्तर या एक अच्छा निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ जो आप ये टॉपिक देख रहे हैं, ये है भारत में बाढ़ और उसका प्रबंधन। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जीएस के जो 4 पेपर हैं उनमें आपदा प्रबंधन वाले सिलेबस के हिस्से में भी कवर होता है। और इसके अलावा ये अगर देखें तो निबंध का भी एक अच्छा खासा टॉपिक बन सकता है। तो दोनों ही पर्पज से ये उपयोगी है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा होने वाली है आगामी, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें कुछ करंट अफेयर के टॉपिक आप जोड़ सकते हैं। हाल ही में आई कोई बाढ़ या कोई ऐसी आपदा, उसका आप प्रसंग ले सकते हैं, या वैश्विक कोई त्रासदी है जो कि बाढ़ से संबंधित है, या बाढ़ पर कोई नया नियम कानून या विधेयक आया है, नदियों से संबंधित कोई ऐसी चीज़ हुई है जो कि करंट का मुद्दा है, तो आप इस प्रश्न में शामिल कर सकते हैं। देखिए, अपने प्रश्न को जितना ज़्यादा या अपने निबंध को जितना ज़्यादा आप समसामयिकी से जोड़कर लिखेंगे उतना ही आपके फेवर में रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि समसामयिकी से जोड़ने से आपके निबंध में एक नवीनता आ जाती है, एक नयापन सा आ जाता है और वो आपको बहुत फ़ायदा देता है औरों से ज़्यादा नंबर दिलवाने में। यहाँ पर हम लिख क्या सकते हैं। और एक चीज़ और है कि यहाँ प्लस पॉइंट ये है कि दोनों भाषाओं में आपको ये सीरीज़ दिखाई दे रही है, यानी बाइलिंगुअल है। आप देख रहे हैं कि डिजास्टर ये विपत्ति का एक स्वरूप होता है। ये आफत ही तो है और कुछ तो नहीं है। आप ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, देखिए 2 तरह की आपदाएं होती हैं, एक तो मानव निर्मित होती हैं और दूसरी प्राकृतिक होती हैं। तो मानव निर्मित तो हम उसके लिए खुद उत्तरदायी होते हैं, उसके लिए कोई प्रकृति को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन जो ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, इन पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। इसमें हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, बस ये है कि कितना कम नुकसान हो इसका उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपदा विपत्ति का एक स्वरूप है और इसके परिणाम से सामाजिक ढांचा एवं विद्यमान व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं तथा जन समुदाय, पशुधन और संपत्ति को भी बहुत भारी मात्रा में क्षति पहुंचती है। और ऐसी क्षति पहुंचती है कि वहां पर सहायता की आवश्यकता पड़ती है, मतलब बाहर से कोई हमें असिस्टेंस चाहिए होता है, नहीं तो सब तबाह हो जाएगा। और इसके लिए सरकार के द्वारा भिन्न भिन्न कदम उठाए जाते हैं और मनुष्य को व्यक्तिगत स्तर पर भी कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, जो कि आपदा प्रबंधन से निपटने में काफ़ी ज़्यादा सहयोगी सिद्ध होता है। लेकिन भारत का दुर्भाग्यवश आपदा प्रबंधन तंत्र अभी भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। और आपदाओं की अगर बात की जाए तो हमारे देश की जो भौगोलिक दशाएं हैं, यहाँ विविधता है भौगोलिक दशाओं में। कहीं ऊंचावच दूसरे ढंग का है, मतलब कहीं पहाड़ी वातावरण है, जो धरातल है वो पर्वतीय है, कहीं रेगिस्तानी वातावरण है, कहीं तटवर्तीय है, कहीं समुद्र का तट है, कहीं नदियों का बहुतायत है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं की एक अच्छी खासी संभावना यहाँ बनती है, चाहे वो भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो, या भूस्खलन हो, या इस तरह की न जाने कितनी प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो उनकी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन उसकी तुलना में जो हमारा तंत्र है वो उतना मजबूत नहीं है, तो उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। देखिए, आप उत्तर लिख रहे हो या निबंध लिख रहे हो, उसमें आपका एक अप्रोच होना चाहिए कि जब आप शुरू करें, किसी भी लेख को आप शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया, तो जो शीर्षक आपको मिला है, जैसे प्रश्न आपको मिलता है तो उसमें कुछ न कुछ ऐसा टॉपिक होता है जिसको कि या तो आपको एक्सप्लेन करना होता है और नहीं तो उसके बारे में कुछ पूछा जाता है, उसका उत्तर आपको देना होता है। तो उस शीर्षक के बारे में सबसे पहला जो पैराग्राफ होगा उसमें आप कवर करेंगे, उसमें बताएंगे। अब यहाँ पर अगर प्रश्न पूछा गया है, मतलब लिखित उत्तर वाला, प्रश्न उत्तर वाला सिस्टम है, तो उसमें तो आप हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं।
लेकिन निबंध में मेरी सलाह यह है कि हेडिंग डालकर मत लिखिएगा। यहाँ बिंदुवार अगर आप लिखना चाहें किसी महत्वपूर्ण तथ्य को तो वो लिख सकते हैं। जहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है वहाँ पे रेखांकन यानी अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सब काम कर सकते हैं। और जहाँ उपयोगी है वहाँ पे कोई ताज़ा तरीन घटनाक्रम का प्रसंग ले सकते हैं या कोई उद्धरण लिख सकते हैं, काव्य पंक्तियाँ लिख सकते हैं। किसी काव्य से शुरू कर सकते हैं। आपदा से संबंधित कोई बहुत सारी कविताएं हैं, उसमें से आप चुनकर 4 पंक्तियाँ लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि जब आप शुरुआत में ऊपर लिखते हैं 4 पंक्तियाँ किसी काव्य की, तो उसके रचनाकार का नाम या जो कथन किसी लेखक ने कहा है या व्यक्ति ने कहा है, उस व्यक्ति का नामोल्लेख करना नहीं भूलना चाहिए। ये कुछ बातें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि लिखने में ध्यान देनी चाहिए। शुरुआत आपने इंट्रोडक्शन से की, चाहे प्रश्न का उत्तर हो या निबंध का उत्तर है, उसमें आपने शुरुआत इंट्रोडक्शन से की। उसके बाद जो बीच का हिस्सा है उसमें आप पूरी चीज़ जो वस्तु स्थिति है उससे परिचय कराएंगे परीक्षक का कि ये बातें हैं, मतलब इसके अंदर ये दिक्कतें हैं। और जैसे जैसे आपका निबंध या आपका उत्तर नीचे की ओर यानी अंत की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे आप समाधान परक होते जाएंगे, यानी सॉल्यूशन देंगे उस समस्या का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो प्रश्न है या ये निबंध का विषय आप समझ सकते हैं, ये निबंध का भी टॉपिक हो सकता है और प्रश्न का भी, इसलिए दोनों का अप्रोच रख के बताया जा रहा है। वैसे आप इसे निबंध के तौर पे अभी लीजिए क्योंकि वही दृष्टिकोण ज़्यादा यहाँ सार्थक है। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि भारत में बाढ़ और उसका प्रबंधन ये एक समस्या है। बाढ़ क्या है? एक समस्या है और उसका जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर समाधान है। तो मैनेजमेंट वाला जो हिस्सा है उसको आप नीचे करेंगे, कंक्लूजन वाले हिस्से में आप मैनेजमेंट को डालेंगे, या जो मुख्य भाग आप लिखेंगे निबंध का उसके निचले हिस्से में। जैसे मुख्य भाग की आपने शुरुआत की, निबंध में क्या होता है, शुरुआत में इंट्रोडक्शन होती है, बीच में मेन बॉडी होती है और नीचे कंक्लूजन होता है। बीच की जो मेन बॉडी होती है उसमें जितना भी मैटर होता है सब आप उसमें भर देते हैं, घुसेड़ देते हैं। तो यहाँ जो मेन बॉडी का नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे आप इसे कंक्लूजन के साथ जोड़ने वाले हैं, वहाँ पर जाकर आप मैनेजमेंट की बात करेंगे। ये कुछ बातें हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, जिसे टॉपिक का मतलब बिंदु दिए हुए हैं जिन्हें कि आप आधार बनाकर लिख सकते हैं। ये निबंध अगर आप लिखिएगा तो ऐसे बिंदुवार मत लिखिएगा, इसमें पॉइंट इसलिए दिए हैं ताकि आपके पास कुछ डाटा रहे। देखिए, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के हिसाब से बाढ़ वह मौसम या परिस्थिति है जब नदी का जल परिभाषित चिन्ह से ऊपर जाने लगता है। बाढ़ का मतलब क्या होता है, ये बाढ़ आयोग क्या परिभाषा देगा, ये तो सामान्य सी चीज है। बाढ़ का मतलब ही होता है बढ़ना, जो फ्लड आप कहते हैं उसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है बढ़ना। तो किस चीज का बढ़ना? नदी के पानी का बढ़ना। नदी जब अपनी हद तोड़कर ऊपर की ओर बहने लगती है, यानी जो बाहर का धरातल है वहां पे उसका पानी फैलने लगता है, तो यही स्थिति बाढ़ कहलाती है। जैसे आपने इसे ऐसे अनुभव किया होगा, आपके घर में कोई एक बर्तन हो या बाल्टी हो, उसको आप नल के नीचे नल खोलकर छोड़ दीजिए भरने के लिए। कुछ समय तक तो वो बाल्टी भरेगी, लेकिन बाल्टी के अंदर जब पूरा पानी भर जाएगा और उसकी कैपेसिटी पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद पानी क्या करेगा, ऊपर जो है ओवरफ्लो करने लगेगा। और यही कंडीशन नदी के साथ भी होती है। नदी में या तो बांधों के द्वारा बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया जाता है, या वर्षा का जल आ जाता है, या कुछ और इसके कारण हो सकते हैं, मतलब बाढ़ के। तो कुल मिलाकर होता यह है कि नदी के अंदर का जो जल है वो ऊपर उफन कर आने लगता है और यही स्थिति बाढ़ कहलाती है। और जब ऊपर उफन कर आता है तो आसपास के जो इलाके हैं उन्हें डुबो देता है, अच्छा खासा पानी होता है, और इससे फिर त्राही त्राही मचती है, जिसे कि आप जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की परिभाषा है कि नदी का जल जो है ये परिभाषित जो चिन्ह होता है वहाँ से, यानी खतरे के निशान से ऊपर हो जाता है। भारत में अगर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की बात की जाए, अब देखिए, अगर आप यहाँ पे प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो नक्शे की उतनी आवश्यकता वहाँ नहीं है। मतलब बना भी सकते हैं लेकिन इतना कोई ज़रूरी नहीं है, और नहीं ही बनाए तो अच्छा है। लेकिन अगर प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो यहाँ पे अगर भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दर्शाना चाहते हैं तो एक भारत का मानचित्र रफ बना लीजिए और उसमें जहाँ जहाँ बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनको आप दर्शा सकते हैं, उसे आप इंडिकेट कर सकते हैं। इससे अच्छा रहेगा, मतलब देखने में बढ़िया लगेगा। ये भौगोलिक प्रश्न हो जाएगा, तो भौगोलिक जो प्रश्न होते हैं उसमें ज्योग्राफिकल मैप आराम से यूज़ किए जा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ कहा गया है कि उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वी तटवर्तीय मैदान, यहाँ की जो विशेषता है वो बाढ़ कही जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि भारत का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, यानी नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, वो वाला हिस्सा, पूर्वी भाग और पूर्वी जो तटवर्ती मैदान है वो बाढ़ग्रस्त अधिकतर देखे जाते हैं। जैसे असम की बाढ़, काजीरंगा पूरा डूब जाता है, वहाँ पे जितने भी वन्य पशु हैं उनके लिए संकट आने लगता है। तो इस प्रकार की समस्याएं आप देखते हैं, तो वो इलाके बाढ़ प्रभावित रहते हैं, ये बताया गया है। वैसे तो बाढ़ वहाँ उस हर स्थान पर आ सकती है जहाँ पर नदियाँ मौजूद हैं। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ और भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे कहा गया है कि पश्चिमी घाट, अब दक्षिण की ओर चल रहे हैं, दक्षिण भारत वाला हिस्सा, तो पश्चिमी घाट का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ पे नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, मतलब उनकी जो घाटियाँ हैं वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध हैं, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के हिसाब से, मतलब अभी पीछे आपने इसका एक डाटा देखा, अब यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, इसके हिसाब से इसे यहाँ पे कहा जाता है इंग्लिश में नेशनल कमीशन फॉर फ्लड, इसका इंग्लिश नाम है।
इसके हिसाब से भारत में 32 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है ये लगभग प्रतिवर्ष का मतलब क्या, प्रत्येक साल बाढ़ से प्रभावित होती है। और भारत के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का लगभग 60% भाग जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में स्थित है। गंगा यहाँ की एक मुख्य नदी है और ब्रह्मपुत्र भी। तो ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र होते हैं वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में या उसकी स्थिति में ज़्यादातर देखे जाते हैं। इसके बाद देख लीजिए बाढ़ का सामान्य अर्थ क्या है। तो किसी नदी में एकाएक जल स्तर में बढ़ोतरी, और परिणाम क्या होता है, तो निचले इलाके में पानी भर जाता है। किसी क्षेत्र में निरंतर वर्षा होने से नदियों का जल भर जाने का कारण और उस क्षेत्र का जलमग्न हो जाना, ये सब क्या है, बाढ़ कहलाता है। वही जो पीछे आपने देखा वही रिपीट कर दिया है। मतलब होता क्या है कि पानी जो है वो उसका लेवल बढ़ने लगता है और उसके बाद वो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर फैल जाता है। ये सब चीज़ें हैं, इन्हें आप अपने निबंध में या अपने प्रश्न में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ कहा गया है कि वर्षा काल में नदियों का जलस्तर वर्षा के कारण अपने जलस्तर के ऊपर बहने लगता है और तटबंधनों को तोड़कर निकटवर्ती क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे कि आसपास का संपूर्ण क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। और ऐसी स्थिति में नदियों के किनारे स्थित जो गांव या नगर होते हैं वहां की स्थिति भयावह हो जाती है। वास्तव में बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है। ये है तो प्राकृतिक, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मनुष्य का भी इसमें अच्छा खासा योगदान होता है और वो तब और ज़्यादा संकटग्रस्त करने वाला होता है। अब देखिए यहाँ कहा गया है जब यह मानव जीवन या संपत्ति को हानि पहुंचाती है तो ये एक प्राकृतिक आपदा बन जाती है। देखिए बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है प्राकृतिक घटना और प्राकृतिक आपदा में, मतलब नेचुरल फिनोमिना और नेचुरल डिजास्टर में अंतर है। डिजास्टर क्या करेगा, वो तबाही लाएगा, और नेचुरल फिनोमिना जो होता है वो पोषण देता है। तो बाढ़ भी अगर एक सीमा तक आए, एक लिमिट तक आए, तो वो भी आवश्यक है। मिट्टी में वो एक नई जान डालती है, नई मिट्टी की परतों का निर्माण करती है, जंगलों को नया जीवन देती है, या जो गंदगी जमीन पर होती है, जितने भी कूड़े कबाड़े या कचरे अवशेष होते हैं, उनको ये बहाकर साफ कर देती है। तो कुल मिलाकर ये मिट्टी को रिचार्ज करने का काम करती है। तो इस मामले में बाढ़ उपयोगी है, लेकिन जब जरूरत से ज़्यादा हो जाती है तब इसकी जो प्रलय वाली स्थिति है उसे हम देखते हैं और कहते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है। मतलब ये फिनोमिना से जब डिजास्टर में तब्दील हो जाती है तब ये विनाशकारी बन जाती है। यही चीज़ यहाँ कही गई। इसके बाद देख लीजिए कहा गया है कि भारत की प्रमुख नदियाँ जो कि बाढ़ के लिए प्रसिद्ध हैं, इसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इसके अलावा यमुना, रामगंगा, गोमती, गंडक, कोशी, इसके अलावा कृष्णा, गोदावरी, ये सब नदियाँ जो हैं यहाँ बाढ़ के लिए फेमस देखी जाती हैं, जिन्हें कि हम एक क्रम से यहाँ देख रहे हैं। आप चाहें तो इन नदियों का जो मार्ग है उसे मैप में दर्शा सकते हैं। अब आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर कहा गया है कि जो भारत का सामान्य ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। मतलब एक सामान्य जो ढाल होता है उसकी बात की जा रही है। और फलस्वरूप नतीजा क्या होता है कि बरसात का पानी जो पूर्वी तटीय टीला होता है या मैदान होता है वहाँ से मध्य या निचले मैदान में इकट्ठा होता है और बाढ़ का कारण बनता है। यहाँ पर उच्चावच को बाढ़ का कारण बताया गया है और उसके लिए जो ग्रेडियंट है उसके बारे में चर्चा की गई है कि वो वेस्ट टू ईस्ट है। इसके क्रम में आगे चलते हैं। यहाँ कुछ और चीज़ें हैं। बाढ़ को 3 भागों में बांटा गया है। वैसे तो बाढ़ को पूरे एक ही स्वरूप में हम देखते हैं, लेकिन यहाँ जब भौगोलिक उसकी चर्चा कर रहे हैं, भौगोलिक विश्लेषण कर रहे हैं, तो उसमें तीनों भागों में से बांट कर देख लेते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं। एक तो फ्लड ओरिएंटेड एरिया है, यानी बाढ़ उन्मुख क्षेत्र है। दूसरा फ्लड अफेक्टेड एरिया है, यानी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। देखिए बाढ़ उन्मुख और बाढ़ प्रभावित में फर्क है, अभी देखेंगे उसका फर्क भी। इसके बाद जो तीसरा वाला है वो यहाँ पर है फ्लड फ्री जोन, यानी जो बाढ़ मुक्त क्षेत्र है, जहाँ बाढ़ आती ही नहीं है या आने की गुंजाइश न हो। आइए देखते हैं इन तीनों को। तो देखिए जो पहला है यानी फ्लड ओरिएंटेड एरिया, उसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत जो सतलज, व्यास और गंगा के मैदान वाली नदियां हैं, मतलब ये नदियां तो है ही हैं, इनके साथ इनकी जो सहायिकाएं हैं, उनके किनारे और संगम के क्षेत्र पर तथा पूर्वी तट के डेल्टाई प्रदेश जो होते हैं वहां पर बाढ़ हर साल आती है, प्रतिवर्ष आती है, उसके विषय में बताया जा रहा है। तो ये क्षेत्र क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे फ्लड ओरिएंटेड एरिया यानी बाढ़ उन्मुख क्षेत्र। इसके बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को देख लीजिए। तो यहाँ कहा गया है कि इसमें बाढ़ यदा कदा आती रहती है और इसके अंतर्गत भारत का उत्तरी बृहत मैदान, असम का मैदान, पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान, ये सब आते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं और बाढ़ उन्मुख क्षेत्र कौन से हैं, इन्हें हम देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए कहा गया है फ्लड फ्री जोन के बारे में, यानी बाढ़ मुक्त क्षेत्र के बारे में। तो इसमें देखिए कि कहा गया कि इसके यहाँ 2 बार इसके लिख दिया है, मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं। इसके अंतर्गत हिमालय पर्वत तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्च भाग आते हैं। ये जो बाढ़ मुक्त क्षेत्र है इसमें कौन से इलाके आएंगे, बाढ़ का पानी वहां पर नहीं पहुंच सकता जहां पर ऊंचाई है। तो हिमालय कैसा है, बहुत ऊंचा है, ये सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर बाढ़ आएगी नहीं, यहाँ से सारा पानी उतरकर नीचे तबाही लाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं लाएगा।
तो इसलिए ये बाढ़ मुक्त क्षेत्र है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार का जो उच्च भाग है, जैसे दक्कन का जो प्लेटू आप कहते हैं, तो बीच का क्षेत्र उसका क्या है, ऊंचा है, और किनारे किनारे ऐसे स्लोप है जहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी घाट या जो अन्य क्षेत्र हैं वो बनते हैं। तो जो ऊंचा वाला भाग है यहाँ का भी दक्कन का, वहाँ भी बाढ़ आने की संभावना नहीं होती है, तो वो बाढ़ मुक्त क्षेत्रों में गिना जाता है। इसके बाद फ्लड काज यानी बाढ़ का कारण क्या है, तो बाढ़ का कारण हालांकि आपने पीछे पर्याप्त मात्रा में देख लिया है, लेकिन यहाँ पर बिंदुओं के रूप में दर्शाया गया है। तो कहा गया कि सडन जो टोरेंटियल रेन होती है, मतलब यहाँ पे कहा गया जो मूसलाधार वर्षा होती है, मूसलाधार का मतलब बहुत बेतहाशा जो बारिश होती है। और इसके बाद मैदान और तटीय भागों में ढाल, मैदानी और तटीय भागों के जो ढाल होते हैं, तो जहाँ ढलान होगी और जहाँ निचले क्षेत्र होंगे वहाँ पे बाढ़ का पानी तबाही लाएगा। नदियों में बांधों का निर्माण, नदियों में बांध बना दिए जाते हैं, तो इससे क्या होता है, पानी का स्टोरेज वहाँ किया जाता है, जमाव किया जाता है। और कभी कभी क्या होता है, जब बांध की क्षमता से पानी ज़्यादा वहाँ जमा हो जाता है तो उसको एकाएक खोल देते हैं, तो इससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। ये मानव निर्मित बाढ़ कही जा सकती है, हालांकि नदी के द्वारा हिलाई जाती है। ये चीज़ है। लहरों का रोकथाम, लहरों को रोकने से उनका जो स्वरूप है वो बिगड़ जाता है। जैसे अभी नदी जोड़ो परियोजनाओं के बारे में चर्चा चल रही थी, तो वहाँ भी बाढ़ की गुंजाइश बनती है। मतलब नदियों को जोड़ने के चक्कर में आप नदी की जो मूल प्राकृतिक संरचना है उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, और इसका नतीजा क्या हो सकता है, नदियों का जो प्राकृतिक ढलान या प्राकृतिक जो अपवाह तंत्र है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और इससे बाढ़ या उससे भी ज़्यादा जो भयंकर परिस्थितियाँ हैं वो पैदा हो सकती हैं। ये सब संभावनाएं हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा औद्योगिकीकरण और नगरीकरण ये भी जिम्मेदार होता है। और एक और बाढ़ की वैरायटी होती है, पीछे तो आपने कुछ क्षेत्र देखे हैं, शहरी बाढ़। शहरों में बिना नदियों के बाढ़ आ जाती है। ये कैसे होता है, शहरों की अधिकांश जमीन जो होती है वो पक्की होती है, और जब बरसात बहुत वेग से होती है तो वहाँ सड़क या जो तारकोल वाली सड़क या पक्के टाइल्स वाले मकान हैं या पक्के कंक्रीट वाली छतें हैं, वो पानी तो सोखेंगी नहीं, तो पानी उन पर रुकता ही नहीं है या उसके अंदर समाता ही नहीं है, तो वो बहता है, और उसके बाद एक झटके में बहुत सारा जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है वो जाकर सीवर सिस्टम में घुसता है। और अंदर आप जानते ही हैं कि बहुत तरह के शहरी कचरे होते हैं, यानी प्लास्टिक का कचरा और तमाम, जो कि सीवर को आए दिन जाम किए रहते हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती है कि सीवर हमेशा एकदम आर पार एकदम साफ रहे। तो ऐसी स्थिति में वो पहले से ही आधा जाम रहता है, और इतनी भारी मात्रा में जब पानी पहुंचता है तो वो ओवरफ्लो करने लगता है, यानी सीवर से वो समुद्र में या नदियों में जाने की बजाय वापस सड़कों पर आने लगता है। और सड़कों पर आता है, पहले सड़कों पर फैलता है, और उसके बाद जब वहाँ भी नहीं अटता है तो लोगों के घरों में घुस जाता है। ये शहरी बाढ़ की कंडीशन है। और शहरी बाढ़ में भी जो निचले इलाके होते हैं, जैसे शहर में भी कुछ ऊंचे पे बसे हुए मकान या इलाके होते हैं और कुछ निचले होते हैं, तो ये जो स्लम एरिया या निचले इलाके होते हैं वहाँ जाकर भरना शुरू हो जाता है। तो ये शहरी बाढ़ की एक स्थिति है। आइए देखते हैं आगे। यहाँ कहा गया कि बाढ़ के प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो बाढ़ के क्या प्रभाव हो सकते हैं ये आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। इसमें वही चीज़ है, फसलों को क्षति पहुंचती है। मतलब रातों रात अगर नदी का पानी बांध के द्वारा खोला गया या बाढ़ आ ही गई प्राकृतिक रूप से, तो इससे खड़ी फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। खेत जो है वो जलमग्न हो जाते हैं, एकदम बस्तियां डूब जाती हैं। और जल प्लावन द्वारा बहुत सारी जो बीमारियां हैं, महामारी फैलने का खतरा होता है। बाढ़ का पानी जब छटता है तो उसके बाद भयंकर महामारी फैलती है, मरे हुए पशुओं की लाशें, इसके अलावा जगह जगह मच्छरों का प्रकोप और तमाम दिक्कतें आती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बाढ़ में समस्या के रूप में सामने आती हैं, इन्हें हम देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर समाधान, जैसा कि मैंने कहा था कि समस्या जब आपने खड़ी की है, शीर्षक के द्वारा समस्या को खड़ा किया गया था और आपने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो उसका समाधान देना यानी उसे अब समाप्त करना भी आपका फर्ज बनता है। तो यहाँ पर समाधान कर देते हैं। आइए देखें। बाढ़ नियंत्रण के लिए पहले तो क्या करना होगा, बड़े बांधों, मध्यम बांधों और चेक डैम का निर्माण कराना होगा। मतलब बांधों की अलग अलग जो कैटेगरी है उनको डेवलप करना होगा। और पर्वतीय भागों में वृक्षारोपण करना होगा। इससे क्या होगा, वृक्षों की जड़ें जो है वो मिट्टियों के कटान को रोकेंगी और मिट्टी को बांध कर रखेंगी, तो वहाँ नदियों का पानी या जो भी चीज़ें हैं वो संतुलित रहेंगी। ये बात है। इसके अलावा नदी घाटियों की ड्रेनिंग भी एक ज़रूरी चीज़ है। मतलब इनका जो ड्रेनेज है उसको ठीक रखना। इसके अलावा कृत्रिम तटबंधों का निर्माण कराना, ये भी बाढ़ से निपटने में काफ़ी ज़्यादा मददगार सिद्ध हो सकता है। और गाँवों को ऊंचा करना। हालांकि ये तरीका थोड़ा अनोखा है। गाँव को ऊंचा कैसे करेंगे, गाँव तो आजकल नीचे होते जा रहे हैं और ऊंचा कौन हो रहा है, शहर हो रहे हैं। जो इंडिया बनाम भारत का अंतर है वो ऊंचाई और निचाई से भी यहाँ बढ़ता जा रहा है। जो इंडिया है वो ऊंचाई पर बस रहा है और जो भारत है वो एकदम गड्ढे में जा रहा है। ऐसा क्यों, इसके पीछे एक कारण है। वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक मुख्य कारण मैं बता दूं। यहाँ मिट्टियाँ जो है गाँव से खोद खोद कर शहरों में ले जाई जा रही। शहर में जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं, निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसमें गाँव के खेतों और गाँव की जो ज़मीन है, जो
परती या खाली पड़ी जमीन है या खेत है एकदम उपजाऊ, वहां से किसान पैसे के लालच में या मजबूरन मिट्टियां निकलवा कर और उसके बाद इन ठेकेदारों को देते हैं और ये ठेकेदार उन मिट्टियों को ले जाकर शहरों में उड़ेल देते हैं। इससे क्या होता है, जहां से मिट्टी निकलेगी वहां पे खड्डा बनेगा और जहां जाएगी वहां टीला बनेगा। तो वही कंडीशन हो रही है, ये स्थिति है और भी बहुत सारे कारण हैं, तो इन्हें हम देख रहे हैं। इसके अलावा देख लीजिए, यहाँ मानसून की अनिश्चितता और बाढ़ की अनियमितता के बारे में कहा गया है। इसको भी आप अपने एसे में या अपनी आंसर राइटिंग में शामिल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ दोनों को पर्पस बना के बताया जा रहा है। मतलब ये प्रश्न अगर एसे राइटिंग में आता है, यानी एसे के रूप में आता है, तो भी आप लिख लेंगे, और अगर आंसर राइटिंग में आता है तो भी लिख लीजिएगा। देखिए, मानसून की अनिश्चितता के कारण पर्वतीय प्रदेशों और पठारी प्रदेशों में होने वाली आकस्मिक भारी वर्षा इसका सबसे प्रमुख कारण है, और नदियों का प्रवाह प्रणाली या प्रारूप जो है वो भी इसमें उत्तरदायी है। इसके अलावा बाढ़ की अनियमितता के बारे में अगर बात की जाए, यानी जो इरेगुलरिटी है फ्लड की, तो भारत में अधिकतर नदियों के ढाल जो है वो मंद होते हैं। ढलान कैसी होती है, स्लो होती है, धीमी होती है, और पाट चौड़ा होता है। इसके बाद देख लीजिए, नदियां जो है वो विसर्प बनाती हैं, यानी सर्पिलाकार जो आकृति होती है उसमें गमन करती हैं, तथा नदियों के मार्ग में परिवर्तन की प्रकृति पाई जाती है। हालांकि कुछ नदियां जो है वो अपना मार्ग बदलने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कोसी मैया। कोसी मैया जो है कब रास्ता बदलने और बिहार को डुबो डाले, इसमें उनका कुछ ठिकाना नहीं है, इसलिए उन्हें बिहार का शोक कहा जाता है। खैर, तो यहाँ पर नदियाँ जो है, अधिकतर नदियों का यही दोष होता है कि वो मार्ग बदल लेती हैं। जब उनके अंदर पानी बढ़ेगा तो वो नया नया रास्ता तलाश कर उधर से अपना फ्लो कर देंगी। इसके बाद इन सभी परिस्थितियों के कारण नदियों के प्रभाव में ज्यों ही जल की मात्रा बढ़ती है, प्रवाह यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, नदियों के प्रवाह में ज्यों ही जल की मात्रा बढ़ती है वैसे ही नदी का जल नदी के ऊपर आने लगता है। ये प्रक्रिया है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ कुछ चीज़ें और हैं। तीसरा कारण यहाँ पे बाढ़ का जो है वो स्थलाकृति है। स्थलाकृतियों का मतलब यह है कि तटबंधों के निर्माण से कुछ नगर या ग्रामीण बस्तियां बाढ़ से बचा ली जाती हैं, लेकिन बाढ़ का जल नवीन जो क्षेत्र होते हैं या बस्तियां होती हैं वहां फैल जाता है। नतीजा क्या होता है? नतीजा यह होता है कि नए क्षेत्र भी बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। पुनः वनों के विकास के कारण पर्वतीय ढाल मंद हो जाता है और वर्षा का जल तेजी से प्रवाहित होता है। यहाँ प्रभावित जो लिखा है वहां पे क्या होगा, फ्लो करना, यानी प्रवाहित होना होगा, और यह मैदानी भागों में बाढ़ की स्थिति पैदा करता है। इसके बाद एक चीज और है कि बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कृषि मंत्रालय के अधीन होता है, और जबकि इसके लिए स्वतंत्र मंत्रालय की आवश्यकता है। देखिए, बाढ़ अपने आप में एक गंभीर समस्या है और ये सब कृषि मंत्रालय के जिम्मे अगर आप सौंप दीजिएगा तो कृषि मंत्रालय, कृषि खुद एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसी में अगर आप आपदाओं को ऐड कर देंगे तो ये मंत्रालय कितनी चीजें संभालेगा। तो इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है, और ये जायज भी है। बाढ़ नियंत्रण कार्य राज्य सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आपने संविधान में पढ़ रखा होगा, मतलब पॉलिटी में। तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है और देश का करीब 1/8 भाग जो है वो प्रतिवर्ष निश्चित रूप से बाढ़ की चपेट में आता है। बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। देखिए, आपदा प्रबंधन तंत्र हमारा पहले से ही बहुत ज़्यादा व्यापक और बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। हालांकि प्रयास होते हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। तो इसके लिए थोड़ा और सतर्क होकर और सचेत होकर प्रयास करने की आवश्यकता है, ये हमने देखा। इसके बाद देखिए, यहाँ कहा गया है कि इट शुड बी इको फ्रेंडली। अब ये जो प्रक्रिया है या ये जो प्रयास है ये पारिस्थितिकी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण को हमने अच्छा खासा पहले ही नष्ट कर डाला है या नुकसान पहुंचाया है, और उसी का एक परिणाम हमें बाढ़ के रूप में भी दिखाई देता है। बाढ़ कभी कभी हमारे ही कर्मों का नतीजा होती है। तो इसलिए पारिस्थितिकी के अनुकूल ही हमें सारे काम करने हैं। अब तक के कार्यक्रम मुख्यतः बाढ़ से बचने के लिए कार्यक्रम रहे हैं, मतलब बाढ़ को रोकने का कार्यक्रम नहीं रहा है, बाढ़ से बचने का कार्यक्रम रहा है। और प्रायः जो हमारा आपदा प्रबंधन का तरीका होता है, यानी जो डिजास्टर का मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, उसमें अपना ही प्रोटेक्शन करते हैं, और वही ज़्यादातर हो भी सकता है, ये भी बात है। मतलब हम प्रकृति को नहीं रोक सकते, ये एकदम मानी हुई बात है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ अपना मोड बदलने की ज़रूरत है। बाढ़ का पूर्वानुमान करिए कि बाढ़ आ सकती है, और ये तरीका कैसे हो सकता है? सैटेलाइट की जो पद्धति है उसके द्वारा हो सकता है, या कुछ और टेक्नोलॉजी हो सकती है, बहुत तरह के तरीके हैं। तो उनका सहारा लेकर हम ये पता लगा सकते हैं कि इन क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना है, नदी का रुख जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर एक्शन लिया जाए तो ये ज़्यादा सार्थक सिद्ध हो सकता है। अब यहाँ यही कहा गया है कि पूर्वानुमान को अधिक विश्वसनीय बनाया जाए। मतलब पूर्वानुमान पहले से ही होता है, लेकिन वो ज़्यादा भरोसेमंद नहीं होता है, तो उसको और भरोसेमंद बनाने की आवश्यकता है। इसके बाद यहाँ कहा गया है कि जो प्रबंधन है उस पर और ज़्यादा जोर दिया जाए, और पुनर्वास की जो तकनीक है या पुनर्वास संबंधी जो योजना है उस पर बल दिया जाए। नई तकनीक की मदद से राजमार्ग, रेलवे, पुल, तालाब इत्यादि के निर्माण कराया जाए। मतलब उनमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए वो नई हो, न कि बाबा आदम के ज़माने की। इसके बाद देखिए,
नदी के मलबे हटाने का कार्यक्रम आवश्यक है, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। नदी के अंदर जो गाद का जमाव हो जाता है उससे क्या होता है, नदी की गहराई खत्म होने लगती है और गाद अक्सर प्राकृतिक नहीं होती है। जितना भी कचरा कबाड़ा होता है नदियों के अंदर जाता है वो उनकी तलहटी में जमा होकर उन्हें पाटना शुरू कर देता है। तो ये घातक परिस्थिति है, इससे नदी में चाहे अनचाहे ही बाढ़ पैदा होने लगती है। मतलब जरा सा पानी आया नहीं कि बाढ़ आ गई। तो ये स्थितियां हैं। इसके बाद देख लीजिए, वस्तुतः बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। मतलब ये मैदानी इलाके होते हैं या जो भी इलाके हैं वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व तो अच्छा खासा है। तो जब जनसंख्या ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या भी ज़्यादा होगी। और इससे यह साफ है कि हम बाढ़ के साथ पारिस्थितिकी संबंध स्थापित कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में बाढ़ से होने वाले पारिस्थितिकी काम के अनुरूप विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। मतलब थोड़ा सा अपना भी तरीका बदलें और थोड़ा सा मौसम के हिसाब से चलने का प्रयास करें। ये यहाँ पर सार्थक कदम हो सकता है। तो यहाँ तक हमने इसे पूरा किया है। बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए कौन कौन सा प्रबंधन करना चाहिए, आपदाओं का प्रबंधन, उसमें बाढ़ को आज हमने टारगेट बनाकर देखा है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा में जो जीएस के पेपर हैं उनमें भी उपयोगी होंगे और निबंध के लिए भी समान रूप से उपयोगी सिद्ध होंगे, वो यहाँ प्रस्तुत होते रहेंगे। लेकिन इसमें इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।